Hello students, this is Professor Vinay Kushwa from Gyan Academy. Here I am with another video on principle of management. Today we are going to see one of very important topic which is Henry Fayol's 14 principle. Examination point of view से बहुत important topic है ये. So let's start with the topic. First we are going to see introduction of Henry Fayol's 14 principle. हम हेनरी फ्योल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल आया था. आज के टाइम में मैनेजर्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, डू दिस प्रिंसिपल वाज देयर फॉर अ मैनेजर अर्लियर? द मैनेजर एट दैट टाइम ऑफ 1900s बहुत कम रिसोर्सेज रहते थे टू गाइड एंड डेवलप देयर मैनेजमेंट स्किल्स. बट थैंक्स टू अर्लियर इकोनॉमिस्ट हेनरी फ्योल्स, जिनके प्रिंसिपल से मैनेजर्स ये सारे प्रिंसिपल को एज अ टूल की तरह यूज़ करने लगे टू लीड एंड देन इन अ मोर इफेक्टिव वे. हेनरी फ्योल्स और उनके जैसे काफ़ी लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी. हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन इस्तांबुल इन 1841. जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने एज अ माइनिंग इंजीनियर कंपनी जो कि फ्रांस में सिचुएटेड है वहाँ ज्वाइन किया. फिर कुछ टाइम के बाद उनको एज अ डायरेक्टर बना दिया गया और उनके अंडर लगभग 1000 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया जिनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था. आफ्टर सम टाइम हेनरी फ्योल्स अपने एक्सपीरियंस से थियरी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए जो वो अपने डे टू डे लाइफ में देखते जा रहे थे. एसेंशली हेनरी मेंशन सम पॉइंट्स लाइक हाउ मैनेजर्स शुड ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट विद द स्टाफ. In 1916, 2 years before the stepped down as a director, he published 14 Principles of Management in the Book of Industrial and General Administration. Fowles also created 6 primary functions of management in his book, जो सारे प्रिंसिपल के साथ एक्सप्लेन किया गया है. फॉयल्स के 14 प्रिंसिपल सबसे पुराने थियोरी होने के बावजूद आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है and it is considered as a most influential contribution to modern concept of management. We are going to see all these principles, so let's start. Number 1, division of work. According to Fayol, the intent of division of work is to produce more and better work from the same effort. Specialization is the most efficient way to use human effort. It means the entire work is divided into small tasks or jobs and each task or job is performed by a trained specialist. According to this principle, कोई भी काम को अगर आपको इफ़ेक्टिव वे में करना है तो वो काम का आप डिवीजन कर दो और देखो कि वो काम में कौन स्पेशलिस्ट एंड ट्रेंड एम्प्लॉय है, उसको फिर वही वर्क असाइन करना चाहिए. By this principle, one can find the separate department for finance, production, marketing, human resource, etc. In an organization, the whole process of any work should be subdivided so that subdivided part can be performed effectively and accurately. Division of work करने से आपके employees और ज़्यादा specialist बन जाते हैं फंक्शन में. ये प्रिंसिपल बहुत हेल्पफुल है हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक. It enhances all overall performance of an organization because specialists perform consistently as compared to generalist. Let's take an example. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि एक फैक्ट्री है रेमंड, जो कि आपने सुना होगा अपने क्वालिटी शर्ट के लिए. अब ये जो रेमंड ग्रुप है उसके सारे वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है कॉलर बनाने के लिए, दूसरा बटन स्टिचिंग के लिए, तीसरा पैकेजिंग के लिए. वैसे बहुत सारे वर्क है जो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो ये डिवीजन हेल्प करता है वर्क को मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में करने के लिए. नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस. ए, इट इंश्योर स्पेशलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बी, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. सी, it result in increase in output. D, it reduces workload. Now coming to the next point, authority and responsibility. According to Fayol, authority is the right to give orders and obtain obedience, and responsibility is the corollary of a authority. Authority means power to take decision and responsibility means obligation to carry out a assigned job.
ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि कैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चला जाए। एक कंडीशन देखते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय है और उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया रिगार्डिंग हिज वर्क, सो ही मस्ट बी गिवन द सफिशिएंट अथॉरिटी टू डू हिज जॉब इफेक्टिवली एंड वाइस वर्सा। अगर हम उस एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे दे बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो वो उस पावर का मिसयूज़ कर लेगा। whereas assigning a responsibility without providing a authority will not enable employee to perform their duty properly। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी फैक्ट्री मैनेजर को 10,000 शर्ट बनाने का ऑर्डर दिया। अब वो मैनेजर के पास अथॉरिटी रहना चाहिए कि वो 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल मंगा ले और वो टारगेट को अचीव करने के लिए वर्कर भी मंगा ले। विथ अथॉरिटी ऑल्सो कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब जब किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है टू कंप्लीट द टास्क एट टाइम। तो मैनेजर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दिया गया टू वर्क एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर जय एक कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर वर्क करता है। अब उसे टास्क दिया गया टू हैंडल अ कस्टमर। अब वो कस्टमर 50 करोड़ का प्रोजेक्ट दे सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो 30 डेज़ का क्रेडिट उसको चाहिए। अब सपोज मैनेजर सिर्फ 20 दिन का क्रेडिट ही प्रोवाइड कर रहा है, तो ये डील सेटल नहीं हो पाएगा और मिस्टर जय का अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा टू टैकल दिस कस्टमर। सो मैनेजर को ये अथॉरिटी मिस्टर जय को देना चाहिए और ये 20 दिन के पॉलिसी को चेंज करके 30 दिन का क्रेडिट दे देना चाहिए ताकि वो कंपनी को बेनिफिट मिल सके। लेट्स सी द एडवांटेज। नंबर 1, बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। नंबर 2, misuse of authority is minimized. Coming to the third point, discipline. According to Fayol, discipline requires number 1, good supervision at all the levels of management. Number 2, clear and fair agreement. Number 3, application of penalties judicially. Discipline means obedience to organizational rules and employment agreement that are necessary for functioning of any organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ मिलेंगे रिलेटेड टू देयर कल्चर, रिलीजन एट्सेट्रा। बट अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो मेन मकसद होना चाहिए टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सभी लोगों को अपने फंक्शन एज अ टीम एंड प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। दे all should honor and follow a common system and code of conduct like reporting time, leave rules, overtime allowances etc. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। एक कंपनी है ABC लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है वो लॉस सफ़र कर रहा है, लेकिन अब उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे वो लॉस से रिकवर कर पाए। अब वहाँ के लेबर यूनियन ने इनिशिएटिव दिखाया कि वो 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे बिना कोई पैसे के। अब मैनेजमेंट ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए बोला कि अगर ये टास्क पूरा हो जाए तो हम एडिशनल वेजेस आपका बढ़ा देंगे। अब बोथ मैनेजमेंट एंड लेबर शुड मेंटेन देयर डिसिप्लिन रिगार्डिंग देयर कमिटमेंट्स। जब टास्क पूरा हो जाए तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो वेजेस बढ़ाए। डिसिप्लिन इज डबल एज टूल। एम्प्लॉयज़ को कमिटमेंट पूरा करना और मैनेजमेंट को प्रॉमिस लाइक इंक्रीज इन वेज, डिक्लेरेशन इन बोनस एट्सेट्रा टू अचीव द प्रॉपर डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्किल्ड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जो भी मिसकंडक्ट करता है और उनसे पेनल्टी चार्ज किया जाए। Next, unity of command. According to this principle, an individual employee should have only one superior from whom he should receive orders and to whom he should be responsible. अगर किसी एम्प्लॉय को एक ही टाइम में 2 से ज़्यादा ऑर्डर्स दे दिया जाए तो उस एम्प्लॉय को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करने से
कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और वो सारे वर्क बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के पूरा कर पाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मिस्टर गगन जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है और उनके हेड मिस्टर तिलक जो कि सेल्स मैनेजर है। अब मिस्टर गगन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तिलक के थ्रू कि वो जल्द से जल्द सेल्स टारगेट को पूरा करें। उसी टाइम मिस्टर गगन को मिस्टर नमन जो कि प्रोडक्शन मैनेजर है कहते हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा स्लो कर दो क्योंकि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। इन दिस केस कॉन्फ्लिक्ट अकर्स। मिस्टर गगन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि किसका ऑर्डर फॉलो करे और किसका ऑर्डर नहीं फॉलो करे। दिस प्रिंसिपल हेल्प करता है कि वो सिचुएशन को कैसे टैकल करे। तो ये सिचुएशन में मिस्टर नमन या फिर मिस्टर तिलक दोनों में से किसी एक को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए या फिर दोनों पर्सन को कम्युनिकेशन करके एक ही इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ताकि मिस्टर गगन प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। तो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टास्क टू बी डन, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, improve efficiency, and last it help in fixation of responsibility. Next principle, which is unity of direction. According to this principle, activity having the common goal must have one head and one plan. कोई भी बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन करना है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन तब पॉसिबल है जब टीम्स, ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस एक ही हेड और एक प्लान को फॉलो करें ताकि वो टारगेट अचीव कर सके। सिंगल हेड सिंगल प्लान को फॉलो करने से एम्प्लॉय में कन्फ्यूजन कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि उन्हें क्या करना है, कितना कंट्रीब्यूशन देना है, उन्हें किसको रिपोर्ट करना चाहिए। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन to face threat and challenges efficiently due to work strength of a employee contribution towards the common goal। ये प्रिंसिपल की मदद से एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ टीम में वर्क करते हैं। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फोकस्ड एफर्ट्स, it promote coordination. Coming to the next point, subordination of individual interest to general interest. According to Fayol, organizational interest should be given more priority as compared to individual interest of an employee. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का भी एक अपना इंटरेस्ट रहता है वर्क से रिलेटेड। लेकिन हम सिर्फ एक एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में नहीं बल्कि सभी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू गिव अप केयरलेसनेस, सेल्फिशनेस एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, अपने सैलरी इंक्रीज़ करना चाहता है जो कि उसके जॉब के लिए भी वैलिड है। अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज़ कर देता है और बाकी के एम्प्लॉयज़ जो कि उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका सैलरी इंक्रीज़ नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज़ वैलिड? आंसर इज़ नो। ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ उसी एम्प्लॉय का बेनिफिट देखा। ये सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन ने गलत फैसला लिया। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में सबका इंक्रीमेंट करते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। Now we are going to see positive effect which is also called advantages. So let's start. Number 1, ensure coordination between individual and organization goals, helps in achievement of organizational goals. Third, no ego clashes as it gives credit for success of group efforts. Remuneration of employees. According to this principle, the remuneration payable to employees should be fair to both employees and employer. The employee should get fair wages which ensure at least a reasonable standard of living. कोई भी बिजनेस को वेजेस अपने कैपेसिटी के हिसाब से देना चाहिए। In short, overall pay and compensation payable to worker should be fair and
इक्विटेबल। इससे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और हेल्दी इन्वायरमेंट के होने से एम्प्लॉय अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं एट मैक्सिमम लेवल। अभी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के थ्रू देखा गया है। इट इज़ कंसर्निंग इंडियन लेबर लॉ दैट सेट्स द मिनिमम वेजेस दैट मस्ट बी पेड टू स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। अब कोई भी लेबर हो उसको कितना भी वेज दे दे, ये चीज़ गलत है। अब गवर्नमेंट ने इसके कैटेगरीज बना के रखे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, जो कि उसके बेसिस पे रेमुनराइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी एडवांटेजेस। दिस इंश्योर हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट. It ensures smooth functioning of the organization. It motivates employees to contribute their maximum. So here I have covered only 7 principles and rest of the principle will be seeing on the next video. If you like this video, then click on like and subscribe our channel Gyan Academy for the further updates. Thank you.